अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फायर आर्म इंजरीज। फायर आर्म इंजरीज इटसेल्फ एक काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, खास तौर पे गर्ल्स के लिए। हम किसी भी वेपन से जो है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, फायर आर्म से तो बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं होता है, हमने कभी यूज़ नहीं की होती, हमें पता नहीं चलता कि इसके पार्ट्स क्या हैं, क्या चीज़ें क्या हैं। तो सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे देखेंगे और उनकी मैं पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फायर आर्म होता क्या है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। फायर आर्म एक ऐसा स्पेशलाइज डिवाइस है जिसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो किसी भी प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल आपने रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी हो और वो मूव करे और मूव करके जाके किसी टारगेट पे जाके लगे। आप किसी भी चीज़ को प्रोजेक्टाइल कह सकते हो, चाहे वो आपका कोई, इवन कि किसी ने कोई पत्थर मारा ना आपको, तो वो पत्थर भी प्रोजेक्टाइल होता है क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, उसे मूव किया। तो एक ऐसा डिज़ाइन जो कि हम खुद डिज़ाइन करते हैं कि उस डिज़ाइन में, उस डिवाइस में जब उसको पुल करें, उसका मैकेनिज्म, उसका एक फायरिंग मैकेनिज्म होता है, उसको जब हम इनिशिएट करें तो उसकी वजह से जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो एक्सपेल हो, ठीक है, टू प्रोपेल द प्रोजेक्टाइल, जिसमें कोई भी सकता है शॉर्ट बुलेट और मजल। किस तरीके से उसमें हम एक मैकेनिज्म हमारा ये होता है कि बाय द एक्सपेंसिव फोर्स ऑफ द गैसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कंबशन ऑफ द प्रोपेलेंट पाउडर। हम आगे देखेंगे उसको इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया जाता है कि वहाँ पे एक कार्ट्रिज होता है, कार्ट्रिज की एक केस होती है, केस के अंदर आपके पास जो होता है उसमें जो है वो आपका प्राइमर पड़ा होता है, प्राइमर के ऊपर होता है एक आपका पाउडर जिसको प्रोपेलेंट चार्ज कहते हैं। मैं आपको सारा जैसे बताऊंगी फिर उनको समझाएंगे, लेकिन खैर मैकेनिज्म का मकसद ये होता है कि आपके पास एक पाउडर होता है जिसको जब हम इग्नाइट करते हैं, उसको जलाते हैं तो उसमें गैसेस बनती हैं। गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन वाली गैस होती है। ये गैसेस इतना प्रेशर जनरेट करती हैं कि आपके पास जो बुलेट होती है, ये प्रोजेक्टाइल होता है, उस पर प्रेशर लगता है, प्रेशर के होता है एक सब्सटेंशियल वेलोसिटी के थ्रू वो जो मजल एंड होता है, मजल एंड होता है जो मुंह होता है गन का, देखिए जो गन का आगे वाला एंड होता है। जैसे अगर मैं ये बात करूँ, ये उसका मजल एंड होगा आगे वाली गन का, और ये उसका जो है वो बैरल एंड होगा, सॉरी ब्रीच एंड होगा जो पीछे वाला होगा। तो मजल एंड से बल्कि ये आपको जो है वो मजल एंड होता है, ये ब्रीच एंड होता है। तो मजल एंड से जो है वो आपके पास फिर आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो निकलता है, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं, इसको हम यहाँ पे कहते हैं एक फायर आर्म, ठीक है। एक्शन का मतलब होता है कि आपके पास जो भी सारा फायरिंग मैकेनिज्म होता है ना, उसको हम यहाँ पे एक्शन कहते हैं। फिर आ जाता है बैलिस्टिक्स। बैलिस्टिक्स जो होते हैं आपके पास तीन तरह के हो सकते हैं। एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स होता है। एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स जो होते हैं वो आपके पास जो होते हैं वो होता है कि जब आपके पास प्रोजेक्टाइल आपके मजल एंड से निकल जाता है तो उसके बाद उसकी मोशन को स्टडी करना एक्सटीरियर बैलिस्टिक में आ जाता है। जो इंटीरियर बैलिस्टिक होता है दैट इज एक्चुअली फिनोमेना ऑफ द फिजियोकेमिकल मैकेनिज्म, जो कि गन के अंदर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से यानी कि जो कि आपके पास एक पूरा मैकेनिज्म होता है ना, फायरिंग मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, कि जो स्टार्ट होता है विद द डिटोनेटिंग ऑफ द पाउडर और वहाँ से लेकर उसके बाद जो प्रोपेलेंट होती है, जो आपका सॉरी जो प्रोजेक्टाइल है उसकी मूवमेंट आउटसाइड दी मसलन तक, यहाँ पे उसको यहाँ पे जो है वो इंटरनल बैलिस्टिक कहते हैं। और उसका मतलब टर्मिनल बैलिस्टिक। टर्मिनल बैलिस्टिक होता है कि हमने जो भी प्रोजेक्टाइल फायर किया है, जो भी गन, जो बुलेट फायर की है, उसकी जाके क्या इंपैक्ट हुआ है वुंड के ऊपर, उसको यहाँ पे टर्मिनल बैलिस्टिक या वुंड बैलिस्टिक्स भी कहते हैं। फिर बोर होता है। अच्छा देखो, ये जो गन होती है ना, गन के अंदर जिस एग्जांपल ये बता रही हूँ, ये आपके पास गन है और ये गन के अंदर आपके पास क्या है, ये इसको हम कहते हैं बैरल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका डबल बैरल है। इस बैरल का जो आपका डायमीटर होता है उसको यहाँ पे बोर कहते हैं। उस डायमीटर को आप तीन तरीके से मैं करते हो, इंचेस में और मिलीमीटर्स में, और इसके अलावा आप ये भी मैं करते हो कि कितने लेड बॉल्स यहाँ के अंदर फिट हो जाएंगे। इंचेस में आप कह सकते हो यहाँ पे 0.22, 0.32, 0.36, 0.410 इस तरह से करते हैं। और यहाँ पर अगर मिलीमीटर्स में करें तो 6.35, 7.62, 7.68 बस ऐसे रख लो। और इसके अलावा अगर आपने लेड बॉल्स में करना है तो 12 और 16 और 20 वगैरह यहाँ पे इसके में रख सकती है। फिर आते हैं बुलेट। बुलेट जो है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं बात की डमडम बुलेट की। जो डमडम बुलेट होती है ना, वो क्या होती है कि उसको हम जैकेट बुलेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डमडम बुलेट में, ये आपके पास एक डमडम बुलेट है, इसमें आपके पास जो होता है, आपको पता है जो बुलेट की ये वाला एंड होता है ना, उसमें आप कहते हैं बुलेट की नोज, जो टिप होती है उसको नोज कहते हैं। तो यहाँ पे जो नोज होती है वो जो है ना, आपके पास टूटी हुई होती है, और यहाँ पे नीचे जो है नोज जो है वो क्या होती है कि वो अनकवर्ड होती है, नीचे से थोड़ा सा आपके पास जो होता है ना वो एक्सपोज हुआ होता है। और जब ये जाके किसी बॉडी के अंदर जाती है तो ये इस तरह से मशरूम की तरह एक्सपांड कर जाती है, उसको यहाँ कहते हैं डमडम बुलेट। डमडम बुलेट के साथ ही आपके पास डमडम बुलेट की तरह की एक मॉडल बुलेट जिसको कहते हैं होलो पॉइंट बुलेट। होलो पॉइंट बुलेट जो इसकी नोज है ना, वहाँ पे आपका पिट आपको नजर आ रही है। ये जब पिट होती है, जब जाके किसी बॉडी को स्ट्राइक करती है तो दोबारा से इसी तरीके से एक्सपांड कर जाती है। इसको भी हम यहाँ पे होलो पॉइंट बुलेट कहते हैं। जो सॉफ्ट पॉइंट बुलेट होती है उसमें होता है कि आपके पास पिट नहीं होती, वो आपके पास लेड सीधा सीधा एक्सपोज होती है और जाके वो लगती है तो अगेन आपके पास एक्सपैंड करेगी। उसके बाद एक और बुलेट होती है, वो जो आपके पास बुलेट होती है वो ये आपकी बुलेट है। जैसे ये टेंडम बुलेट है, ये टेंडम बुलेट को यहाँ पे पिगी बैक बुलेट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक से जो है ना 2 दफा जो है वो बुलेट फायर होती है। अच्छा, जो टेंडम कार्ट्रिज होता है ना, टेंडम कार्ट्रिज का मतलब है कि कार्ट्रिज के अंदर 2 बुलेट पड़ी हो। जैसे आपके पास यहाँ पे जो भी कार्ट्रिज है, ये मैं आपको कार्ट्रिज एक रफ से डायग्राम बनाती हूँ। इसके अंदर यहाँ पे 2 बुलेट्स पड़ी हैं, और जब ये फायर होंगी बुलेट्स तो यहाँ पे 2 आपके पास यहाँ पे एटलीस्ट कोई 10 to 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के रेंज में जाके आपके पास यहाँ भी स्ट्राइक करेंगी। तो यहाँ पे जो दोनों बुलेट जो एक साथ स्ट्राइक करेंगे उसको हम यहाँ कहते हैं टेंडम कार्ट्रिज। लेकिन टेंडम बुलेट में क्या होता है कि आपके पास एक से साथ एक जो है वो कट्ठी बुलेट चलाएंगे, जिसमें पिगी बैक बुलेट भी कहते हैं। फिर डुप्लेक्स बुलेट होती है, जिसमें आपके पास डुप्लेक्स बुलेट के अंदर क्या होता है कि उसके डिजाइन के अंदर इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपके पास एक साथ 2 बुलेट्स फायर, उसको यहाँ पे डुप्लेक्स बुलेट कहते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है ना वो और भी बुलेट्स होती है, फ्रेंजिबल बुलेट्स जो कि आपके पास फ्रेगमेंट में बन जाती है। 2 और तरह की और बुलेट होती है कि यहाँ पे होती है सोवेनियर बुलेट्स, सोवेनियर बुलेट्स, और एक आपकी होती है जो है ना वो और भी बुलेट होती है, उसको कहते हैं ट्रेसर बुलेट्स। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। जो सोवेनियर बुलेट्स होती है वो क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल बुलेट फायर की वो वर्टिकल कॉलम जो है ना, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जाके लग गई, अब वहाँ से उसको रिमूव करना ज़्यादा खतरा होता है, तो इसमें क्या होती है वो वहीं पे रहती है, वो फाइब्रोस हो जाती है, उसको यहाँ पे सोवेनियर बुलेट्स कहते हैं। जो ट्रेसर बुलेट्स होते हैं उन्हें होता है बेरियम नाइट्रेट। और जो बेरियम नाइट्रेट होता है वो क्या करता है कि जब आपके पास बुलेट ट्रैवल कर रही होती है तो अपने पार्ट को इग्नाइट करती है, अपने पाथ को इग्नाइट करती है, तो उसकी वजह से हमें पाथ का हम उसको पता चलता है, उसको हम पार्ट को हम ट्रेस कर सकते हैं, उसको ट्रेसर बुलेट्स कहते हैं। ठीक है, ये बुलेट्स के बारे में बात होगी। फिर कैलिबर है। कैलिबर गैंग यही है कि आपका जो है वो आपका उसका जो है इंटरनल डायमीटर होता है
और यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स आगे हम देखेंगे होता है राइफलिंग ऑफ द मसल एंड कुछ ऐसे स्मूथ बोर्ड फायरआर्म्स होते हैं। मैं आगे से बताऊंगी कि जो कुछ ऐसे स्मूथ बोर्ड फायरआर्म्स होते हैं। स्मूथ बोर्ड का मतलब यहाँ पे मैं आपको स्मूथ बोर्ड और राइफल के बारे में बता देती हूँ। जो स्मूथ बोर्ड फायरआर्म होता है ना, उसका जो बैरल होता है वो अंदर से बिल्कुल स्मूथ होता है, कोई आपको चीज़ नजर आती है। लेकिन ये जो राइफल बोर्ड फायरआर्म आप देखो यहाँ पे आपको लैंड और ग्रूव नजर आते हैं, ठीक है, लैंड और ग्रूव। मैं आपको एक और डायग्राम दिखा देती हूँ जहाँ पे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बैरल के अंदर, कि बैरल के अंदर क्या होता है, आपको वहाँ पे लैंड और ग्रूव नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने स्मूथ बोर्ड का बताया तो स्मूथ बोर्ड कुछ होता है, लेकिन जो आपके पास राइफल बोर्ड होता है उसमें आपको लैंड और ग्रूव नजर आ रहे होते हैं। जो आपका ये वाला पोर्शन है, जो रेस पोर्शन, उसको लैंड कहते हैं, और जो ये वाला पोर्शन उसको यहाँ पे ग्रूव कहते हैं। तो ये इसका यहाँ पे बोर्ड जो है वो होगा एक यानी कि एक जो है ना वो आपका ये रेस पोर्शन लैंड है, तो एक लैंड से लेकर दूसरे लैंड तक उसका यहाँ पे जो बोर्ड बन जाएगा। हाँ, मैंने ये आपको बताने की कोशिश की। तो उसके बाद कार्ट्रिज क्या होता है, अब यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कार्ट्रिज क्या होता है। कार्ट्रिज की एक्सप्लेनेशन आपको पता चलेगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। कार्ट्रिज जो है ना वो आपके पास है ये, ठीक है। कार्ट्रिज के अंदर जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं। ये कार्ट्रिज है, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे नीचे वाला पार्ट है, उसको यहाँ पे होता है केस, इसको हम कहते हैं केस, केस विद द परकशन कैप। इस केस विद द परकशन कैप के अंदर होता है प्राइमर, ठीक है। ये आपका जो पाउडर है वो आपका होता है प्राइमर पाउडर। प्राइमर पाउडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं। इसमें आपके पास होता है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट होता है। साथ यहाँ पे होता है नंबर 2 में बेरियम नाइट्रेट होता है, बेरियम नाइट्रेट होता है। साथ यहाँ पे होता है एंटीमोनी, एंटीमोनी, ठीक है, एंटीमोनी सल्फाइड होता है, एंटीमोनी सल्फाइड होता है। और होता है लेड स्टिफनेट, लेड जो है स्टिफनेट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास किस में होती हैं, ये आपके प्राइमर में होती है। अच्छा प्राइमर के ऊपर जो है ना, ये हमने कहा कि आपके पास ये इसकी कैप थी और इसकी कैप के अंदर क्या है, आपको प्राइमर बड़ा हुआ नजर आ रहा है। प्राइमर के बिल्कुल ऊपर होता है पाउडर चार्ज। पाउडर चार्ज एक्चुअली वो पाउडर होता है जो आपके पास इग्नाइट करता है। यूजुअली ना जब आप किसी भी गन को, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ना ट्रिगर से पुल किया जाता है, जब ट्रिगर पुल किया जाता है तो जो फायरिंग पिन होती है, ये जो हैमर होता है वो इसको स्ट्राइक करता है। जब फायरिंग पिन या हैमर प्राइमर को स्ट्राइक करेगा तो वो इग्नाइट करेगा। जब वो इग्नाइट करेगा तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ना कुछ फ्लैश होल्स होते हैं। फ्लैश होल्स के थ्रू यहाँ पे ये जो प्राइमर है ये फिर पाउडर चार्ज को इग्नाइट करता है, इग्नाइट या डिटोनेट करता है, यानी कि जलाता है। पाउडर चार्ज के अंदर इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है ब्लैक पाउडर चार्ज और एक होता है आपका स्मोकलेस पाउडर चार्ज, ठीक है। ब्लैक पाउडर चार्ज होता है और एक होता है स्मोकलेस पाउडर चार्ज, ठीक है। जो ब्लैक पाउडर चार्ज है उसके अंदर आपके पास होती है 75% पोटेशियम नाइट्रेट, उसके अंदर होती है 15% चारकोल और उसके अंदर होता है 10% सल्फर एक्चुअली, जिसकी वजह से वो ब्लैक आप उसको कहते हो सल्फर ही होता है, ठीक है। जबकि जो स्मोकलेस होता है उसके यहाँ पे होती है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन होती है और नाइट्रोसेल्यूलोज होती है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा है कि आपके पास जो ब्लैक पाउडर होता है ना, इसकी वजह से यहाँ पे टैटूइंग होती है, ब्लैकनिंग होती है, सिंजिंग होती है। जिस जगह पे जाके वो लगता है वहाँ पे ब्लैक कलर ब्लैकनिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सल्फर ये खुद भी ब्लैक है। और आपके पास जो बर्निंग होती है ना वो आपके पास स्मूथ होता है, वो चारकोल की वजह से होती है। चारकोल भी ब्लैक कलर का ही होता है, इस वजह से आपके पास जो है वो यहाँ पे गैस वगैरह भी बनती है। और जो स्मोकलेस पाउडर होते हैं वहाँ पे ना स्मोक बहुत कम बनती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एफिशिएंट मैकेनिज्म के थ्रू बर्न करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेल्यूलोज ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और आजकल जो हमारे मॉडर्न वेपन्स है जिसमें आपके पास राइफल्स है, रिवॉल्वर्स है, पिस्टल्स है, शॉटगन है, उसमें स्मोकलेस जो है वो आपके पास पाउडर ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। हमने पाउडर का भी बता दिया। पाउडर के ऊपर होता है एक आपके पास वैट। जो वैट होता है ना वो आपके पास प्रोपेलेंट चार्ज को सेपरेट कर रहा होता है फ्रॉम द बुलेट। अब इसकी सबसे ऊपर पड़ी होती है बुलेट, ठीक है, ये बुलेट है। तो जो वैट होता है वो आपके पास सेपरेट कर रहा होता है उसको वैट का क्या मैकेनिज्म होता है, जो वैट होता है ना एक आपके पास रिवर्सिबल थिकनेस का होता है जो कि दोनों को सेपरेट कर रहा होता है। वैट की वजह से क्या होता है कि आपके पास जो है ना यहाँ पे जो है वो आपके पास प्रेशर बिल्डअप होता है। प्रेशर बिल्डअप की वजह से जो है वो बुलेट जो है वो बाहर निकल जाती है। और लास्ट चीज़ आपके पास वही होता है प्रोजेक्टाइल। तो 4 चीज़ें होगी। केस होता है, केस के अंदर प्राइमर पाउडर पड़ा होता है, प्राइमर भी हो सकती है, पैलेट्स भी हो सकती हैं। उसके बाद पाउडर चार्ज होता है जो कि ब्लैक या स्मोक हो सकता है। उसके बाद वैट होता है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल होता है कि आपके पास कार्ट्रिज के पार्ट्स हो गए। अब कॉकिंग क्या होता है, कॉकिंग होता है फायरिंग मैकेनिज्म को रेडी करना। जैसे आपके पास ये हो सकता है कि यहाँ पे हैमर को पुल किया जाए तो आपके पास जो है ना हैमर को पुल किया जाए, या हैमरलेस गन जो आपके पास गन होती है उसमें जो है ना वो फायरम को क्लोज किया जाए तो उसको यहाँ पे कॉकिंग कहते हैं कि वो आपके पास रेडी हो गया। उसके बाद प्राइमर का भी मैंने बता दिया। टैटूइंग वही मैंने कहा था कि आपके पास जो पाउडर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास स्किन के ऊपर या उनके अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं, उसको यहाँ पे टैटूइंग कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो थोड़ा सा एक विजिबल मार्क किसी में स्किन पे छोड़ दी, उसको यहाँ पे स्टिपलिंग कहते हैं। यॉ, अच्छा यॉ का क्या मतलब होता है, यॉ का मतलब होता है कि जब आपके पास बुलेट होती है ना अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे अगर बुलेट फॉर एग्जांपल रोटेट करिए तो यहाँ पे कहते हैं यॉनिंग, उसको यहाँ पे यॉनिंग कहते हैं। उसकी वजह से की होल आपके पास वुंड बनता है जो आप ऊपर से बड़ा हो नीचे से आपके पास यहाँ पे जो है वो पतला होता है, उसको हम टम्बलिंग बुलेट भी कहते हैं। टम्बलिंग बुलेट भी वही होती है जो कि अपने एक्सिस पे रोटेट करी होती है। उसके बाद मैंने ये बता दिया आपके पास। अब यहाँ पे फायरआर्म के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक बैरल जो कि मैंने दिखाया, एक्शन होता है कि जो उसका मैकेनिज्म होता है, उसके बाद ग्रिप होती है और जहाँ से आप उसको पकड़ते हो। बैरल मैंने बता दी कि यहाँ पे या तो स्टील ट्यूब हो सकती है। अच्छा आपको पता है कि राइफल के केस में वो लॉन्ग होता है, राइफल्स और शॉटगन के केस में वो लॉन्ग होता है, और आपके पास जो पिस्टल और रिवॉल्वर्स के केस में वो शॉर्ट होता है। उसके 2 एंड होते हैं, ब्रीच एंड और मजल एंड, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक चैम्बर हो सकता है जो कि कार्ट्रिज को अकोमोडेट करता है, ठीक है। और बात डिफरेंट चीज़ें होती है जो कि कार्ट्रिज को अकोमोडेट करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अच्छा एक्शन में क्या पार्ट होता है, एक्शन जो हमने कहा था कि एक्शन जो है उसमें यहाँ पे ब्रीच ब्लॉक होता है, साथ उसमें फायरिंग पिन हो गया, स्ट्राइकर मैकेनिज्म होता है, उसमें ट्रिगर होता है। जो ब्रीच ब्लॉक होता है ना वो एक मेटल ऐसा ब्लॉक होता है जो कि सील करा होता है आपके ब्रीच एंड को, जो आपकी तरफ एंड होता है, ठीक है। जो आपके पास जो ट्रिगर पुल करा होता है उसकी तरफ एंड होता है, उसमें आपके पास यहाँ पे ब्रीच ब्लॉक के अंदर उसको ओपन करके आप उसमें फ्रेश कार्ट्रिज इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है।
और वहीं पे आपके पास ट्रिगर होता है जो कि एक लीवर होता है, जब उसको पुल करते हैं तो उसकी जो ऑब्वियसली उसको फिंगर प्रेशर से हम पुल करते हैं, ट्रिगर को हम फिंगर प्रेशर से जनरेट कर रहे होते हैं। तो जब हम उसको पुल करते हैं ना ट्रिगर को, तो आपके पास या तो आपका हैमर या जो स्ट्राइकिंग पिन होती है, वो मैंने बताया था कि आपके पास ये जो आपका प्राइमर है उसको जो है वो इग्नाइट करती है, उसको करती है। अच्छा, ग्रिप या बट स्ट्रोक होती है आपके पास जहाँ से उसको पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रिवॉल्वर पिस्टल्स होती है, यहीं पे आपके पास रिवॉल्वर पिस्टल्स होती है, वो छोटी होती है, तो छोटी तो उसको हाथ से मतलब कर लेते हैं। लेकिन जो आपके पास बड़ी बड़ी गन होती है जैसे शॉटगन राइफल, तो उसकी जो ग्रिप होती है ना, जो उसका बट होता है वो आपकी शोल्डर्स पे होता है। तो यहाँ पे बस सिंपल सी बात है। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में सबसे पहले लोडिंग होती है, कॉकिंग होती है, फायरिंग होती है। पहले आपके पास गन को लोड करते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रिवॉल्वर है तो उसके अंदर जो आपके पास सिलेंडर होता है उसके अंदर यहाँ पे कार्ट्रिज को लोड किया जाता है। अगर कोई पिस्टल है तो पिस्टल के अंदर होता है वर्टिकल मैगजीन होती है, वर्टिकल मैगजीन के अंदर 10 से 15 कार्ट्रिज लोड की जाती है, तो वहाँ पे लोडिंग होती है। उसके बाद कॉकिंग, कॉकिंग वही मैंने बात की कि आपके पास किस तरीके से आप यहाँ तो उसको क्लोज कर देते हो, या फिर हमने कहा था कि उसको हैमर को पुल करके उसको यहाँ पे गन को रेडी कर देते हैं कि अब यहाँ पे फायरिंग के लिए रेडी, उसके बाद यहाँ पे उसको फायर कर दिया जाता है। फायर जब होती है सब्सटेंशियल वेलोसिटी से होती है, और जब आपके पास बाजू का ये होता है कि जब वो आगे की तरफ फायर होती है तो उधर से वो पीछे की तरफ भी मूव करती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा होता है वो पीछे की तरफ भी आ रहा होता है, तो पीछे की तरफ से यहाँ पे उसमें ब्रीच मार्क्स भी बन जाते हैं जो कि पुल कर रहा होता है उसकी तरफ से, ठीक है। फिर हमने बात की कि जो वेलोसिटी जैसे मैं निकले जो उसको यहाँ पे मसल वेलोसिटी कहते हैं। मसल वेलोसिटी जो होती है वो आपके पास अमाउंट ऑफ ऑर्डर पे बुलेट वेट पे एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद जो इस वेलोसिटी पे जाके स्ट्राइक करते हैं उसको यहाँ पे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा बात है कि जो आपके पास एक गन से निकलती है वो सिर्फ बुलेट नहीं होती है, वो फ्लेम भी होते हैं, हॉट गैसेस भी होती है, सूट भी होती है, बर्ड बाज़ का आग भी निकलती है। उसके बाद बर्निंग और अनबर्न ग्रेन्स ऑफ द पाउडर निकलते हैं। फाइन लेड फ्रेगरेंस निकल सकता है, आपको पता है लेड बुलेट तो बिल्कुल छूट जाती है, ग्रीस भी निकल सकती है और बैडिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। जो फायर कार्ट्रिज उसको यहाँ पे एम्प्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। मैं यहाँ पे कार्ट्रिज में अच्छे से बता दिया कि कार्ट्रिज केस क्या होता है। हमने कहा था कि उसकी आउटर शेल होती है जो कि उसको बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, यहाँ पे उसमें जो है ना केसलेस, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे शॉटगन कार्ट्रिज जो है उसमें केस होता है मेड ऑफ कार्डबोर्ड और प्लास्टिक। यहाँ अंदर है कि शॉटगन कार्ट्रिज में जो केस होता है वो कार्डबोर्ड या प्लास्टिक का बना हुआ होता है और उसमें रिम ब्रास की बेस होती है, ठीक है। जबकि जो आपके होता है ना दूसरे आपके मेटल कार्ट्रिजेस होता है आपके राइफल के केस में, ठीक है। अच्छा, ये स्मूथ बोर्ड था ना जहाँ पे राइफल के केस में मेटल कार्ट्रिज होते हैं। फिर परकशन क्या आपको वहाँ पे प्राइमर होता है। फिर हमने बात की बात का ये होता है कि आपके पास ना फायरिंग नहीं होती, वो एक मिस फायर हो जाती है, वो प्राइमर की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फायर किया लेकिन गाड़ी निकली, वो प्राइमर की वजह हो सकती है, क्योंकि हमने कहा प्राइमर वो बात है जिसके थ्रू ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्राइमर के अंदर क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड, एंटीमनी सल्फाइड, यहाँ पे लेड स्टिफनेट और बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। और प्राइमर ऐसी चीज़ होता है वो हमें गन शॉट मोड में मिल सकते हैं और वहाँ पे फिर हम उसको पता कर सकते हैं कि आपके पास किस तरह का था। प्रोपेलेंट चार्ज हमने कहा था आपके पास वो प्रोपेल करता है मिसाइल को फॉरवर्ड। अच्छा, प्रोपेलेंट चार्ज हो सकता है वो डिफरेंट तरह का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसमें यहाँ पे सिर्फ ब्लैक पाउडर, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, पैलेट्स हो सकते हैं या थिन सिलेंड्रिकल कॉर्ड्स होती हैं या फिर फ्लेक्स भी हो सकते हैं। और वहाँ पे हमने कहा था कि वहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है कि वहाँ पे रैपिडली एक्सपायरिंग हॉट गैसेस बनती हैं और जब गैस बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, प्रेशर आपके पास यूजुअली प्रेशर कितना होता है, जो एक रिवॉल्वर पिस्टल होती है ना उसके अंदर 4 to 6 टन होता है, जबकि एक राइफल के अंदर 20 टन तक प्रेशर डेवलप कर जाता है। और प्रेशर डेवलप करने की वजह से ही बुलेट को उसकी मजल वेलोसिटी और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी जो है वो मिलती है। ब्लैक पाउडर में देते हैं आप 15% चारकोल होता है, सल्फर होता है 10% और पोटेशियम नाइट्रेट होता है 75%। जब उसको इग्नाइट करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती है और स्मोक वगैरह की वजह से आपके पास ब्लैकनिंग और टैटरिंग वगैरह होती है। लेकिन मैंने कहा था कि स्मोकलेस पाउडर भी होते हैं जिसमें नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन होते हैं, इनका ज़्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म होता है क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न करती हैं। तो आपके पास आजकल सिर्फ यहाँ पे होता है कि स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये भी हमारी फायदे की बात है। तो आजकल जो आपके पास शॉटगन पिस्टल रिवॉल्वर राइफल वगैरह तो यहाँ पे यही जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की। तो प्रोजेक्टाइल होती है वो हमने बताया था ना कि आपके पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो कि निकलता है उसको हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जो कि बुलेट्स भी हो सकती हैं। यूजुअली हम कहते हैं कि राइफल फायरआर्म के केस में बुलेट्स होती है और स्मूथ बोर्ड फायरआर्म के केस में जो है वो आपके पास लेड सीड्स होते हैं या फिर आपके पास पेलेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमने कहा कि जो टिप ऑफ द बुलेट होती है उसको यहाँ पे नोज कहते हैं। बुलेट सिलेंड्रिकल हो सकती है और बुलेट ये भी हो सकती है कि बुलेट जो है ना आपके पास इस तरह से होकर आगे वाला एंड जो है वो टेपर हो, आगे वाला एंड टेपर होना तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। जो भी इसकी वेलोसिटी होती है वो हाफ m² होती है। अगर उसका मास कम होगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्गली जाकर अटैक करेगी। यही आपके पास बात है क्योंकि अच्छा वैट को मैंने बता दिया था कि जो वैट होती है ना वो क्या करती है, एक तो वैट सेपरेट करी होती है प्रोजेक्टाइल को फ्रॉम द प्रोपेलेंट, दूसरा वो सील करी होती है आपके पास जो है ना गैसेस को एस्केप नहीं करने देती, इफेक्टिवली प्रेशर बिल्डअप करने देती है और इसके अलावा ऑप्टिमम प्रेशर को जो है वो अलाउ कर देती है, ठीक है। फिर हमने कार्ट्रिज की बात की थी, जो आपके पास शॉटगन के कार्ट्रिजेस होते हैं जो है ना वो आपके पास 6 to 8 सेंटीमीटर के होते हैं। कार्ट्रिज जो है ना मैंने बता दी, तो कार्ट्रिज को ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल की तरफ। यहाँ पे स्मूथ बोर्ड की और यहाँ पे इसकी बात करते हैं। देखो हमने कहा कि आपको जो फायरआर्म होती है ना वो स्मूथ बोर्ड फायरआर्म होती है, राइफल बोर्ड फायरआर्म होती है। जो स्मूथ बोर्ड फायरआर्म है उसको आगे से मतलब क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। आपके पास फायरआर्म जो होती है वो होती है स्मूथ बोर्ड, ये आपके पास सबसे मेन क्लासिफिकेशन है स्मूथ बोर्ड फायरआर्म, और होती है राइफल्ड बोर्ड फायरआर्म, ठीक है। ये आप उसको मेन क्लासिफिकेशन आगे मैं डिफरेंस भी दिखाती हूँ। स्मूथ बोर्ड में आप उसको फर्दर जो है ना वो कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ इनकी होती है मजल लोडिंग, यानी कि मजल एंड से उसको लोड किया जाता है। मजल एंड होता है मूव वाला एंड, ठीक है, और होती है ब्रीच लोडिंग, ठीक है। तो मजल एंड लोडिंग में आपके पास जाते हैं कंट्री मेड गन्स और यहाँ पे आ जाती है आपकी जो शॉर्ट गन्स होती है वो यहाँ पे आ जाएंगी। राइफल जो आपके पास बोर्ड होती है ना उसमें आपके पास हो सकती है पिस्टल राइफल और रिवॉल्वर्स। इसमें आपने रखना है कि आपके पास जो पिस्टल होती है उसकी वेलोसिटी होती है 1200 फीट पर सेकेंड, ठीक है। सबसे मीडियम वेलोसिटी होती है। राइफल की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है 2000 to 3000 फीट पर सेकेंड, और जो रिवॉल्वर होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो सबसे कम होती है, दैट इज 600
फीट पर सेकंड, ठीक है। और इनका अगर हम रेंज की बात करें तो राइफल की जो रेंज होती है ना वो आपके पास होती है 600 यार्ड्स, जबकि इन दोनों की जो रेंज होती है वो होती है 100 यार्ड्स, ठीक है। हर आपने स्पेस को डिवाइड किया है। अच्छा, ये हम बताते हैं कि आपके पास जो राइफल फायर आर्म्स होती है ना उनका सबसे मेन मैकेनिज्म होता है कि क्योंकि हमने कहा था कि उनके अंदर लैंड्स और ग्रूव्स होते हैं, और जो लैंड्स और ग्रूव्स होते हैं वो आपके पास जैसे जैसे मसल एंड की तरफ जाते हैं उनकी स्पायरलिंग होती है और ट्विस्टिंग होती है। उसकी वजह से जो आपके पास बुलेट यहाँ से निकलती है वो बुलेट जो है वो अपनी ही एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है। उसको यहाँ पे राइफलिंग का मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि शॉटगन में नहीं होता। स्मूथ बॉट की बात करें तो मैंने बता दिया यहाँ पे आपके पास शॉटगन मसल्स और मस्किट्स वगैरह होते हैं, परफेक्टली बिल्कुल बैलेंस स्मूथ होता है। यूजुअली इनकी जो बैरल की लेंथ होती है वो 24 to 30 इंचेस होती है, और जिनका बोर होता है वो आप वेरी कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन 12 बोर होता है, ठीक है। 12 बोर यानी कि 12 जो आपके पास यहाँ पे जो है ना आपके पास लेड बॉल्स यहाँ पे बन सकते हैं उस 1 पाउंड के लेड से। फिर हमने कहा कि आपके पास जो शॉटगन होती है उनमें हमने कहा कि आपके पास प्रोजेक्टाइल लेड या स्टील पैलेट्स होते हैं। इस वजह से आपने रखा है कि जो शॉटगन का जो एंट्री वुंड बनता है ना उसमें मल्टीपल वुंड्स होते हैं। आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल बात करती हूँ आपके पास यहाँ पे एक ये आपके पास जो सर्फेस है वो आपके पास यहाँ पे जाके राइफल फायर लगेगी, यहाँ पे जाके स्मूथ बॉट फायर लगेगी। राइफल फायर लगेगी तो यहाँ पे आपके पास ओवल या सर्कुलर सा राउंड से जो है आपका वुंड बनेगा, जबकि ये जब लगेगी तो आपके पास जो वुंड बनेगा इस तरीके का हो, यहाँ पे आपको मल्टीपल यहाँ पे आपको ओपनिंग नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टील लेड्स होती है, सब पैलेट्स होती हैं, तो आपको मल्टीपल वुंड्स नजर आते हैं, एंट्री वुंड्स नजर आते हैं। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे होता है कि आपके पास जो पैलेट्स होते हैं वो फॉरन से डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि आपके पास जो आपका मसल एंड का डिस्टल एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें नॉर्मली क्या होता है अगर बैलेट इस तरह के तो हम कोशिश करते हैं कि आपके पास उसकी जो डिस्टल एंड होता है ना उसको हम यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। तो डिस्टल 7 to 10 सेंटीमीटर से उसको यहाँ पे हम कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे कहते हैं चोकिंग। चोकिंग से क्या फायदा होता है? चोकिंग से फायदा होता है कि बुलेट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैलेट जो है वो डिस्पर्स नहीं करती। जो पैलेट का डिस्पर्शन हो रहा था और आपके टारगेट पर जाके वो लग नहीं रही थी, तो पैलेट डिस्पर्स इसकी वजह से नहीं करती जब आप उसको चोकिंग करते हैं, उसको यहाँ पे कहते हैं चोकिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने मसल लोडिंग गन्स की बात करी। मसल लोडिंग गन में आपके पास यहाँ पे कंट्रीमैन गन्स होती है, इसके यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे राइफल फायरआर्म के बारे में बात करते हैं। जो राइफल फायरआर्म होती है इसमें यहाँ पे अगर राइफल सारे वॉल्स पिस्टल्स होती हैं। राइफल एक एग्जाम्पल होती है। अच्छा, जो राइफल होती है इसमें हाईएस्ट वेलोसिटी वाली है, मैंने बता दिया है। इसके यहाँ पे जो पिस्टल होती है वो मीडियम वेलोसिटी वाली होती है, जो रिवॉल्वर होती है वो सबसे लो वेलोसिटी वाली होती है। इन सब में आपके पास पैरेलल ग्रूव्स होते हैं और इस मैकेनिज्म को हम राइफलिंग कहते हैं। और लगता है कि आपके पास हर 25 to 35 सेंटीमीटर फॉरवर्ड मोशन वो अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। इसको यहाँ पे गायरोस्कोपिक मोशन कहते हैं। इसके 3 फायदे होते हैं कि गायरोस्कोपिक उसको स्टेबिलिटी मिलती है, इसके अलावा स्टेबिलिटी की वजह से उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और आपके पास वॉबलिंग कम होती है, उसकी रेजिस्टेंस जो है आपके पास बढ़ जाती है। बाकी जो बैलेंस है अगेन वही वैसे ही जैसे स्मूथ बॉल में था 0.2, 2.3, 2.4 वगैरह। और वेलोसिटी मैंने बता दी कि यहाँ पे 25 जो आपके पास राइफल्स की होती है वो जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास 2000 to 3000 सेकंड होती है। फिर मैंने रिवॉल्वर की बात की तो जो रिवॉल्वर्स होते हैं वो आपके पास हैंड गन होती है, हाथ से कर सकते हैं। इनका जो लेंथ होती है वो 10 इंचेस की होती है। अच्छा, रिवॉल्वर में और पिस्टल में आपके पास डिफरेंस है जो इजी आपको बता देती हूँ। जो रिवॉल्वर होता है उसके अंदर एक होता है रोटेटिंग ड्रम, एक रोटेटिंग सिलेंडर होता है। मैं आपको रिवॉल्वर दिखा देती हूँ। उसमें रोटेटिंग सिलेंडर होता है। रोटेटिंग सिलेंडर में आपके पास क्या होता है कि उसमें आपके पास पोर्शंस होते हैं जहाँ पे आप कार्ट्रिज रख सकते हो। 5 जो है ना वो आप 30 जो है वो आपके उसके अंदर पोर्शन जो है वो क्या रख सकते हो, 5 एन उसके अंदर पोर्शन रख सकते हो कार्ट्रिज के, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पे आपको इस तरीके से 5 पोर्शन मिल जाएंगे। इसको लोड करने के लिए उसका लोडिंग मैकेनिज्म में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये आपकी रिवॉल्वर है और ये जो है वो पिस्टल है। रिवॉल्वर में ये आपको नजर आ रहा है एक रोटेटिंग ड्रम या सिलेंडर होता है। इसके अंदर आप रिम्ड कार्ट्रिजेस इंसर्ट करते हो। 5 एटलीस्ट रिम कार्ट्रिजेस जो है वो इंसर्ट होते हैं। फायरिंग मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि जब उसको फायर करते हो तो आपके पास हर दफ़ा आपके पास एक फ्रेश कार्ट्रिज जो है वो आपकी बैरल के सामने आ जाती है और फिर वो निकलती है, ठीक है। जो रिवॉल्वर बुलेट्स होती हैं उनकी हमने कहा था कि रिलेटिवली लोअर वेलोसिटी होती है। हमने बताया था कि रिवॉल्वर के अंदर 600 to 800 सबसे कम वेलोसिटी होती है, 600 to 800 वेलोसिटी होती है। और जो आपकी पिस्टल होती है हम चलते हैं पिस्टल पे। अब यहाँ पे आप देखो आपको सारे पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ये बैरल है, ये बुलेट आपको नजर आ रहा है, ये उसकी कार्ट्रिज है, ठीक है, ये कार्ट्रिज होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये हैमर नजर आता है। ये हैमर जब हम फायर करेंगे तो आपके पास फायरिंग पिन जो है वो इग्नाइट करेंगे किसको, प्राइमर को, और प्राइमर से सारा मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, ठीक है। प्राइमर की इग्नाइटिंग से ही सारा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आपको एक वर्टिकल मैगजीन नजर आती है। पिस्टल के अंदर एक वर्टिकल मैगजीन होती है जिसमें कोई आपके पास जो है ना इस मैगजीन के अंदर कोई आपके पास रिम ग्रूव कार्ट्रिजेस होते हैं जो कि आपके पास कोई 5 से 10 होते हैं नंबर, और यहाँ पे वर्टिकल मैगजीन में होता है। अच्छा, यहाँ पे रखें कि आपके जो रिवॉल्वर थी वो थोड़ी सी क्या होती है, वो आगे बाद थोड़ी बहुत मैनुअल होती है। ये ज़्यादातर ऑटोमेटिक होती है, मतलब ऑटोमेटिक जो है वो आपके पास क्या होता है कि वो कार्ट्रिज जो है वो फायर होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली वो इंजेक्ट होते हैं। और यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी होती है ना वो होती है 1200 यानी कि फीट पर सेकंड। और इसके अलावा जो इसकी भी जो एक्यूरेसी होती है वो आपके पास 100 यार्ड्स होती है। तो ये इससे आपको इजीली पता चलेगा कि रिवॉल्वर पिस्टल में क्या डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन दी स्मूथ बोर्ड एंड फायर आर्म, ठीक है। स्मूथ बोर्ड और फायर आर्म में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास जो राइफल फायर आर्म्स होते हैं उनमें आपको राइफलिंग नजर आती है। इसके अंदर बैरल के अंदर आपको लैंड और ग्रूव नजर आते हैं जो कि स्पाइरल रीट्विस्ट कर रहे होते हैं, और स्मूथ बोर्ड में आपको ऐसा कुछ भी नजर आता है, बैरल बिल्कुल स्मूथ होता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंटी बोर्ड्स होते हैं वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंटी बोर्ड्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं पैलेट्स की वजह से। यहाँ पे यूजुअली जो प्रोजेक्टाइल होता है वो आपके पास क्या होती है, बुलेट होती है। यहाँ पे पैलेट्स हो सकते हैं या फिर लेड शॉट होते हैं। फिर जो वैट है वो कहते हैं यहाँ पे एब्सेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो कॉलर ऑफ एब्रेजन होता है वो यहाँ पे राइफल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू दैट, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्री वुंड का जो साइज है वो आपके पास
यहाँ पे जो है ना वो दोनों केस में आपके पास डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना है। जो यहाँ पे शेप ऑफ एंट्री वुंड होती है वो ओवल होती है, जबकि यहाँ पे मैंने कहा था कि इरेगुलर सी रैंडम सी शेप होती है। जो यहाँ पे मार्जिन होते हैं रेफर केस में वो इन्वर्टेड होते हैं, क्योंकि अंदर जाके ब्लड लगती है और आपके पास स्किन अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे जो मार्जिन हो सकते हैं वो नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं। मसल इम्प्रिंट आपके पास ज़्यादा स्मूथ बोर्ड में होता है। जो टेल वैग है वो आपके पास प्रेजेंट होती है राइफल के केस में, और जो एग्जिट वुंड है वो आपको यूजुअली राइफल में नजर आता है। स्मूथ बोर्ड में यूजुअली एक्सिट वुंड है वो नहीं होता। और बाकी मैंने कहा था कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है वो बुलेट्स और लेड शॉट की बात की गई है। और फिर आपने बात की यहाँ पे कार्ट्रिज किस तरीके का बना हुआ होता है, तो जो कार्ट्रिज बना हुआ होता है ना, फिर हमने वेलोसिटी की बात करनी है। और आपके पास ये भी आपको पता है कि आपके पास जो राइफल फायरआर्म होती है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, और स्मूथ जो बोर्ड है वो कम डिस्टेंस कवर करती है। और आपके पास कार्ट्रिज होता है वो आपके पास स्मूथ बोर्ड के केस में, राइफल के केस में जो कार्ट्रिज होता है ना वो पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ होता है, जबकि स्कूबोर्ड के केस में जो पॉजिटिव सर्फेस होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, लेकिन जो एंटी सर्फेस होता है वो कार्डबोर्ड का बना हुआ होता है। ठीक है, कार्डबोर्ड डिस्क का। ओके, अब हम चलते हैं कि आपके पास फोरेंसिक फायर आर्म इंजरीज क्या होती है। जो फायर आर्म इंजरी की वुंड्स होते हैं ना, दीज आर द वुंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस टू द बॉडी टिश्यू ड्यू टू द इम्पैक्ट और एंट्री और पैसेज ऑफ द मिसाइल डिस्चार्ज फ्रॉम द फायर आर्म से जो मिसाइल निकला है उसके इम्पैक्ट की वजह से या उसकी एंट्री की वजह से या फिर उसके पूरे पैसेज की वजह से जो भी होती है उसको हम यहाँ पे फायर आर्म इंजरीज कहते हैं। कि मोस्टली कॉन्ट्यूज्ड वुंड्स को रिजेबल करी होती है, लेकिन बहुत वेरिएबल होता है। स्टैब वुंड्स को भी रिजेबल करी होती है, इंसाइज को भी करी होती है। अच्छा, अगर हम देखें ओवरऑल तो आपके पास अगर कोई लॉन्ग रेंज डिस्टेंस होता है तो सिर्फ आपके पास क्या आपको नजर आती है, बुलेट नजर आती है। मीडियम में आपको बुलेट नजर आएगी और आपको पाउडर नजर आएगा। शॉर्ट या क्लोज में आपको बुलेट, पाउडर और सूट भी नजर आएगा। बिल्कुल दुनिया कॉन्टेक्ट होता है वहाँ पे बुलेट है, पाउडर है, सूट है, साथ आपको गैसेस भी नजर आती हैं, क्योंकि होता है गैसेस निकलती हैं तो बहुत नियर में आपको फिर वो गैसेस जो आपकी स्किन में भी आपके पास होंगी, गैसेस के अंदर टीयर होगा और बर्निंग भी होगी, क्योंकि आपको मैं आपको दिखाती हूँ अभी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है कि जहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें नजर आ रही होती हैं। और इसके अलावा हमने कहा था कि मीडियम में आपको बुलेट बिल्कुल जो एक्चुअल कॉन्टेक्ट है वहाँ पे बुलेट, पाउडर, सूट विद विदाउट टीयर और यहाँ पे गैस मार्क्स नजर आते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई आपके पास गन से फायर निकलती है तो फायर जो निकलती है वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक निकलती है। जो स्मोक निकलती है वो आपके पास ये जो है वो स्मोक है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक निकलती है। और जो गन पाउडर है वो आपके पास 1 मीटर के डिस्टेंस तक निकलता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है तो उसमें क्या होगा, उसके आपके पास वोन पे फायर भी होगी, स्मोक भी होगी, गन पाउडर भी होगा। फायर की वजह से बर्निंग होती है, स्मोक की वजह से ब्लैकनिंग होती है और गन पाउडर की वजह से रेटिंग होती है। तो कोई 1 मिनट के डिस्टेंस पे खड़ा है तो उसको ये तीनों चीजें ऑब्जर्व होगी उसके वोन के ऊपर। लेकिन अगर कोई फॉर एग्जाम्पल 15 यानी कि सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है तो उसके डिस्टेंस में आपको यहाँ पे बल्कि सॉरी अगर 1 मीटर के डिस्टेंस में खड़ा, मैं गलत बता दिया, 1 मीटर के डिस्टेंस में कोई खड़ा है तो आपको क्या नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ गन पाउडर नजर आएगा, आपको स्मोक और यहाँ पे फाइन नहीं नजर आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 15 सेंटीमीटर के अंदर कोई खड़ा तो आपको यहाँ पे तीनों चीजें नजर आ रही होगी। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये रखना। ठीक है, अच्छा अब मैंने बात की कि आपके पास जो शॉर्ट गन इंजरीज होती है वो आपके पास जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्रेक कर सकती हो सकता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल की, जिससे आपके पास यहाँ पे मल्टीपल इंजरीज हो, शॉर्ट डिस्पर्शन विद द डिस्टेंस हो जाए, अनयूजुअल प्रोजेक्टाइल इन दी रीफिल कार्ट्रिजेस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जब कोई शॉर्ट गन फायर होती है तो आपको पता है कि मोस्टली वो क्या होता है, वो एज अ कंपैक्ट में ट्रैवल करती है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें से इंडिविजुअल पैलेट जो है वो ट्रैवल करे। देखो नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल विद इन 1 आवर का डिस्टेंस है तो एज अ मैसर करती है, 2 to 3 आवर का डिस्टेंस है तो आपके पास जो शॉट जो आपके पास एंटर करेगा उसमें साथ साथ पैरेट होल्स भी होंगे, फर्दर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा इरेगुलर सा बड़ा सा वुड होगा। अब बिल्कुल हम बात करते हैं जो बिल्कुल कॉन्टैक्ट इंजरीज होती है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट इंजरीज होती है, जिसमें आपका जो मसल है वो बिल्कुल स्किन के ऊपर है, उसमें क्या होता है कि शॉट एज अ मैस एंटर करता है और आपका सिंगल वुड होता है, और इवन कि जो वुड होता है ना उसका डायमीटर भी मसल डायमीटर जितना ही होता है। फिर आपने क्या होता है कि आपको यहाँ पे अगर तो बिल्कुल आपके पास फर्मली प्रेस हो स्किन के साथ तो आपको यहाँ पे स्वेलिंग और बर्निंग कहाँ नजर आएगी, स्किन पे नहीं नजर आएगी ना, नहीं नजर आती है। यहाँ पे मसल बल्कि मसल का इम्प्रिंट एवरेज नजर आता है, लेकिन अगर थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है क्योंकि आपके पास जब रिकॉलिंग की वजह से फिर यहाँ पे साइड में आपको सूटिंग और गैसेज वगैरह नजर आ जाती है। ठीक है, अराउंड जो स्किन होती है वो वहाँ पे बर्निंग हो जाती है, जो क्लोथ्स हैं या हेयर है वो सिंजिंग हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि आपके पास जो गैसेज होती है वो वहाँ पे आपकी डीपर टिश्यूज की लेसरेशन में प्रोड्यूस हो सकती है। बाज़ अवत बिल्कुल कॉन्टैक्ट में ये भी होता है कि आपने ना वहाँ पे गैसेज अक्यूमुलेट कर जाती है और वहाँ पे आपका फैट जो है वो डिस्पर्स कर जाता है, वहाँ पे टिश्यू की इवर्जन होता है जिसकी वजह से जो शेप होती है वो क्रूशियल शेप हो जाती है या फिर ट्रायंगुलर शेप हो जाती है। बिल्कुल एक्चुअल कॉन्टैक्ट की बात करिए, वहाँ पे ब्लास्टिंग इफेक्ट क्या आता है। ठीक है, दूसरा वहाँ पे जो एंट्री वुड होगा वो पिंक कलर का होगा क्योंकि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से वो पिंक कलर का ट्रैक बन जाता है। दूसरे हमने बात की कि अगर ये कॉन्टैक्ट और किसी हार्ड सर्विस के अगेंस्ट है, आपके स्कल के अगेंस्ट है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्सटेंसिव वेंटिलेशन होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एब्डोमेन वगैरह के अगेंस्ट है तो वहाँ पे आपके पास एक्सिट वुंड भी नहीं नजर आएगा। ठीक है, एक्सिट वुंड आपको कौन से केसेस में जो है वो नजर आ जाता है, जब आपके पास पर्सन बहुत ज़्यादा लीन हो या आपको जो शॉर्ट गन है वो बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हो, या फिर बहुत सफिशिएंटली नियर डिस्टेंस से ट्रैवल किया गया है, या फिर हमने कहा कि आपके पास एक्सट्रीमिटीज़ या नेक पे किया गया है, या फिर आपके पास बंदा बहुत लीन था, एडल्ट था, या फिर जो गन है वो सुसेडली माउथ के अंदर रखी गई है। अगर बात करते हैं क्लोज डिस्टेंस की, क्लोज डिस्टेंस होती है जो कि 6 इंचेस के रेंज में होता है। क्लोज डिस्टेंस में रखते हैं कि आपके पास जो ये होगा कि आपके जो है ना अगर क्लोज इन्वॉल्व होंगे तो जितना भी फ्लेम होगा सूट होगा वो क्लोज के ऊपर आ जाएगा और आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं नजर आएगा। लेकिन स्कोचिंग ऑफ द स्किन एंड सिंजिंग ऑफ द हेयर और इसके अलावा सूटिंग और जो सूट है और ब्लैक है वो आपको स्किन के ऊपर जरूर नजर आएगा। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ फायर में डिपेंड करेगा, लेकिन जो वुंड होगा वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, और इसके जो मार्जिन होता है वो स्मूथ और क्रेनेटेड होते हैं। याद रखना है क्योंकि आपके पास जो है वो क्योंकि आपके पास जो है वो हर जगह पे स्मूथ और क्रेनेटेड मार्जिन जो है वो नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे अगेन आपको पिंक कलर का वुंड नजर आएगा। अभी बात की क्लोज रेंजेस की जो कि होती है 6 इंचेस के अंदर अंदर। अब जो मिड रेंज डिस्टेंस होते हैं वो 6 इंचेस से 6 फीट तक। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे 8 to 16 इंचेस की बियॉन्ड क्या होगा कि आपको सूटिंग, हमने कहा था कि द फाइंडिंग्स आर सिमिलर टू द क्लोज रेंज डिस्टेंस एक्सेप्ट दैट द सूट स्वेलिंग इज लेस एंड विल डिसअपीयर एट ओवर 8 to 16 इंचेस एंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस हमने कहा था कि डिसअपीयर कर जाएगा। इसके अलावा जो एजेस होंगे उनके वो एब्रेडेड और क्रेनेटेड होंगे। मैंने पहले क्या स्मूथ होंगे, लेकिन यहाँ पे मिड रेंज डिस्टेंस में एब्रेडेड होंगे और क्रेनेटेड होंगे। और इसके अलावा
यहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे लार्जर शॉट जो है ना इससे यहाँ पे पैलेट हॉल में नजर आएंगे, जिससे जैसे शॉट बढ़ जाएगा। जो बिल्कुल लॉन्ग रेंज डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे 2 yards की बियॉन्ड हो जाते हैं। यहाँ पे कोई बर्डिंग नहीं होगी, कोई सूट नहीं प्रेजेंट होगा। अच्छा आप रखते हैं कि 3 yards तक आपके पास जो है ना वो टैटविंग हो सकती है, ठीक है, 3 yards तक टैटविंग हो सकती है। यहाँ पे मैं बिल्कुल बियॉन्ड यानी कि क्या नाम है बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, शॉर्ट गन इंजरीज की बात कर रही हूँ। अगर वो 2 yards से बियॉन्ड है बल्कि 3 yards तक है तो आपको बस यहाँ पे स्टिपलिंग नजर आती है, यानी कि थोड़ी सी टैटविंग नजर आती है। अगर वो 5 yards तक है तो आपको यहाँ पे वैड भी मिल सकते हैं वुंड के अंदर। वैड इटसेल्फ आपके पास एक इंपैक्ट एब्रेजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन कि जो कप्स होते हैं, जो प्लास्टिक कप्स होते हैं, उनकी वजह से भी एक एब्रेजन या ब्रूज हो सकती है। और बाकी जो आपको चार्ज होगा वैसा ऐसा जो है ना क्या होगा कि आपको इस तरह से नजर आएगा, बिल्कुल जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो आपके पास एक सेंट्रल होल जो है सेंट्रल अपर्चर पहले आपको नजर आएगा और उसके बाद मल्टीपल जो है वो स्मॉल मूव नजर आएंगे। फिर उसके बाद जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो सेंट्रल अपर्चर भी नजर आएगा, सिर्फ आपको मल्टीपल स्मॉल मूव नजर आएंगे जो कि पल्स की वजह से होंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइफल फायर आर्म। जो राइफल फायर आर्म्स होते हैं उनमें आपके पास एक एंट्री वुंड होता है और एक एग्जिट वुंड होता है। जो एंट्री वुंड होता है वो आपके पास ऑब्वियसली जो है ना वो वेपन के कैलिबर के साथ भी वेरी कर रहा होता है, उसकी जो बुलेट है उसके डायमीटर के साथ वेरी कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा वो कहते हैं कि जो पावर ऑफ पेनिट्रेशन होती है वो राइफल और पिस्टल में रिवॉल्वर से ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा हमने कहा कि जब आपके पास सिर्फ एक वुंड ऑफ एंट्रेंस होता है तो उसका मतलब है कि बुलेट कहीं भी बॉडी में ही रह गई है या फिर वो कफ आउट हो गई है या फिर वो आपके वॉमिट या फीसिस में चली गई है। अच्छा जब भी कभी बुलेट आती है स्ट्राइक करती है तो सबसे पहले वो स्किन को इंडेंट करती है, एक स्ट्रेच प्रोड्यूस करती है और स्किन जो है वो सब्सिक्वेंटली अपनी एनर्जी की वजह से अंदर की तरफ धकेल जाती है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे उसकी वजह से एक एंट्री वुंड बनता है और अगर फॉर एग्जांपल दूसरी साइड से निकल आती है तो एग्जिट वुंड बन जाता है, ठीक है। एंट्री के बाद आपको पता है कि स्किन जो है वो अपनी पार्शली आपके पास ओरिजिन पे जो है वो रिटर्न करती है, स्किन दोबारा से इंटरैक्ट करती है तो आपके पास यहाँ पे जो साइज है वो बहुत छोटा रह जाता है। जब बुलेट रिवर्स करती है ना स्कल को, स्कल का आपने रखना है कि जब स्कल को रिवर्स करती है तो आउटर इनर टेबल पे डिफरेंट तरह के आपके पास जो है ना वो आपके पास वो वुंड बनते हैं। जब वो आउटर टेबल को आपके पास रिवर्स करती है तो आउटर टेबल में जो है ना वो एक क्लीन वुंड होता है, जबकि इनर टेबल में बेवल्ड एजेस होते हैं। जबकि जो एग्जिट वुंड अगर स्कल से होगा तो उसमें इनर टेबल में जो है वो क्लीन वुंड होगा, आउटर टेबल में बेवल्ड एजेस होंगे। ये यहाँ पे बात की गई है। इससे आप आउटर इनर टेबल से आप यहाँ पे बुलेट ट्रैक आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसीलिए अब यहाँ पे एंट्री वुंड की बात करते हैं। एंट्री वुंड में कहते हैं कि जब भी आपके पास गन के अंदर से बुलेट निकलती है तो बुलेट के साथ साथ और भी चीजें निकलती है, हॉट गैसें निकलती है, प्रेशर के साथ साथ सूट निकलता है, बर्न आपके पास गैस भी निकलती है और आपके फायर निकलती है, बर्न अनबर्न पार्टिकल निकलते हैं, प्रोपेलेंट चार्ज निकलता है। इन सब की वजह से आपके पास एंट्री वुंड को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं। इसके अलावा एंट्री वुंड को टाइप ऑफ वेपन से, कैलिबर से, उसकी प्रोजेक्टाइल के नेचर से, पाउडर से भी और जो है ना आपके पास जो साइड ऑफ बॉडी हिट हुई है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी वगैरह से और जो है ना इन सारी चीज़ों से भी क्या मिलता है कि उसको यहाँ पे एंट्री वुंड को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। जो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट रेंज शॉट होता है ना जो करीब करीब वाले होते हैं, इसमें क्या होता है देखो, एक तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको वहाँ पे हॉट गैसेज जो है उसके प्रेशर की वजह से जो कि इसके सबक्यूटेनियस टिश्यू में हो जाता है वहाँ पे आपको ना एक ब्लास्ट इफेक्ट मिलता है। ब्लास्ट इफेक्ट में क्या होता है कि वहाँ पे एवर्जन होती है स्किन की और टेयरिंग ऑफ टिश्यू हो जाती है और इसके अलावा डिस्पोजन ऑफ फैट की वजह से बड़ा सा वो वुंड बन जाता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट इफेक्ट आता है, स्किन टेयर कर जाती है। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंटली वहाँ पे कोई बर्निंग, कोई सूट और टैटूइंग, वो कहते हैं कि यहाँ पे इसलिए नहीं होता क्योंकि जो बुलेट होती है वो अपने साथ ही जब अंदर जाती है बॉडी के अंदर तो अपने साथ रिवर्स कर लेती है उसको अपने फ्लेम को और ब्लैकनिंग को और गन पाउडर को, तो कोई भी सूट और टैटूइंग और ब्लैकनिंग जो है वो नहीं मिलती है। जो हमने बात की थी ना कि आपके पास यहाँ पे जो 15 यानी कि सेंटीमीटर की रेंज पे फायर होती है और 30 सेंटीमीटर की रेंज पे आपके पास स्मोक होती है और 1 मीटर की रेंज पे गन पाउडर होता है, ये हमने राइफल फायरआर्म के बारे में बात की थी, ठीक है। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल आपकी इस रेंज में खड़ा है, जैसे आगे बताती हूँ कि आपके पास जो रेंज है ना, जैसे आपके पास जो मिड रेंज है, मिड रेंज डिस्टेंस बल्कि मिड रेंज कह रही हूँ, जो आपका होता है ना यहाँ पे जो आपके पास रेंज है, जो डिस्टेंस रेंज है उसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है आगे मैं बताती हूँ कुछ ऐसी रेंज होती है जो यहाँ पे होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई सिर्फ फ्लेम की रेंज में है, ठीक है, हमने कहा ना कि कोई फ्लेम की रेंज में है तो फ्लेम कहाँ तक आती है, फ्लेम आपकी फायर तक होती है, तो उसमें यहाँ पे सिर्फ उसको यहाँ पे फायर की वजह से ब्रूजिंग बर्निंग ही नजर आएगी। अगर कोई आपके पास स्मोक की रेंज तक ही है तो यहाँ पे सिर्फ स्मोक की वजह से ब्लैकिंग नजर आएगी और साथ आपको बस बर्निंग भी नजर आएगी। अगर कोई फॉर एग्जांपल गन पाउडर की रेंज तक है, बल्कि ब्लैकिंग फायरिंग नहीं नजर आएगी, अगर कोई गन पाउडर की रेंज तक है तो वहाँ पे गन पाउडर की जैसी ट्रैकिंग होगी सिर्फ वो होगी, बाकी जो है वो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने बात की कि यहाँ पे जो है ना टैटूइंग वगैरह नहीं होती क्योंकि वो अंदर की तरफ चली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे मसल का इंप्रिंट हो सकता है और वहाँ पे जहाँ भी हो जाएगा वहाँ पे ब्राइट पिंक कलरेशन जो है वो कार्बोक्सी की वजह से हो जाएगी। बाकी हमने कहा था कि वो स्मॉल होता है, रेगुलर भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। जो स्किन होती है वो यूजुअली इरेगुलर कब होता है, वो तब होता है जब आपके पास यहाँ पे वही मैंने बात की जब ब्लास्ट इफेक्ट होता है ना तो वहाँ पे वो क्रूसीफॉर्म सा बन जाता है क्योंकि ब्लास्ट इफेक्ट की वजह से स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के दरमियान जो है वो गैस एक्यूमुलेट कर जाती है, उसकी वजह से फिर यहाँ पे स्किन टियर कर जाता है, फैट की प्रोड्यूशन होती है, वहाँ पे आपके पास एक ब्लास्ट इफेक्ट आता है, उसको यहाँ पे सेमी एक्सप्लोजिंग टाइप ऑफ टियरिंग कहते हैं, जिसको यहाँ पे जिसमें क्रूशिएट या फिर आपके ट्रायंगुलर से आपका वुंड होता है। जो क्लोज रेंज शॉट होता है ना, जो कि हम कह रहे हैं विद इन दी रेंज ऑफ द फ्लेम एंड सूट एंड पाउडर ब्लास्ट, यानी कि वो यहाँ पे कहीं है 15 सेंटीमीटर से कम हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास वो है वो सूट की और फ्लेम और तरह की रेंज में। तो उसका मतलब क्या होगा कि फ्लेम की वजह से उसमें यहाँ पे जो है ना वो क्या होगी, वहाँ पे सिंजिंग भी होगी, सूट की वजह से वहाँ पे ब्लैकिंग भी होगी, पाउडर ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे टैटूइंग भी होगी। ब्लैकनिंग और जो टैटूइंग होती है ना वो आपने रखना है कि वो हमने कहा था वो क्लोज में भी हो सकती है। अच्छा जो आपके पास ब्लैकनिंग होती है, सूट होती है, वो कार्बन पार्टिकल की वजह से होते हैं, वो जो है ना उसको वाइप ऑफ कर सकते हो स्किन से और आपको इंफ्रारेड फोटोग्राफी भी आपको डार्क रोज में नजर आ जाएगा। लेकिन जो टैटूइंग होती है वो आपके पास जो पाउडर की वजह से होती है वो वाइप ऑफ नहीं की जा सकती। अच्छा अब यहाँ पे होता है कि जब आपके पास ओरिजिनली जो आपके पास स्किन जो के थ्रू बुलेट लगती है तो जो बुलेट होती है वो वहाँ पे स्किन को अंदर की तरफ पिंच करती है, उसकी वजह से जिस पार्ट ऑफ स्किन को अंदर की तरफ पिंच किया वहाँ पे एब्रेजन कॉलर या फिर एक कॉन्फ्यूजन कॉलर बन जाता है, जिसको हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट रिंग भी कहते हैं। अब अगर हमने कहा कि आपके पास जो बुलेट थी वो आपके पास एक बैरल से गुजर के आई है, बैरल के अंदर अगर ग्रीस भी था, डर्ट भी थी, तो आपके पास एब्रेजन कॉलर के अंदर की तरफ आपके पास सबसे बाहर कौन सा होगा, सबसे बाहर वाला जो कॉलर होता है वो एब्रेजन कॉलर होता है, उसके अंदर की तरफ आपके पास जो है वो यहाँ पे कॉलर होता है आपका ग्रीस कॉलर होता है, ये डिस्टेंट कॉलर होता है, ठीक है। अच्छा उसको यहाँ पे ग्रीस कॉलर भी कहते हैं, या स्मच कॉलर भी कहते हैं, या डर्ट कॉलर भी कहते हैं, या फिर लेड रिंग भी
कहते हैं, वो चीज़ आपके पास इसके अंदर की तरफ होती है, ठीक है। स्मजिंग का हमने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे बता देते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी जो है ना वो आपके क्लोज रेंज शॉट्स में। मैं राइफल फायर आर्म की क्लोज रेंज शॉट की बात करूँ। यहाँ पे जो नियर रेंज शॉट होता है, ठीक है, नियर रेंज वो हम कह रहे हैं कि विद इन द रेंज ऑफ द पाउडर ब्लास्ट है। पाउडर ब्लास्ट मतलब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ जो आपका पाउडर है उसकी रेंज में, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपके 30 सेंटीमीटर के अंदर है, बट आउटसाइड द रेंज ऑफ द फ्लेम। अच्छा, फ्लेम के रेंज के बाहर यानी कि 15 से ज़्यादा और 30 सेंटीमीटर से कम, तो 15 और 30 के दरमियान की रेंज यहाँ पे है आपकी नियर रेंज शॉट की राइफल फायर आर्म के केस में। तो यहाँ पे मैं बताया यहाँ पे 1 to 2 फीट लिखी हुई है। यहाँ पे क्या होगा, इस केस में वो कहते हैं कि आपकी सोटो टाइपिंग होगी, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो सोटो टाइपिंग ज़्यादा एरिया पे होगी। ज़्यादा एरिया पे आपको सोटो टाइपिंग नजर आ रही, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या है कि वो आपकी कहाँ पे है, वो फायर की रेंज में नहीं है, लेकिन वो आपके पास सूट की रेंज में है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाती है तो आपके पास यहाँ पे जो वेपन होता है वो बहुत ज़्यादा, बल्कि आपकी जो वुंड होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाता है। मल्टीपल वहाँ पे ब्रूजेस, मल्टीपल वहाँ पे पैलेट होल नहीं मिलती, सॉरी, जो आपका देखो टैटविंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस एरिया पे होती जाती है और ट्रेस मार्क्स आपको यहाँ पे कम मिलते हैं, उसको यहाँ पे स्टिपलिंग भी कहते हैं। बियॉन्ड यार जो है तो वो बहुत कम मिलते हैं। डिस्टेंस रेंज शॉट में कहा था कि आपके पास कोई बर्निंग, कोई सूट, कोई टैटविंग नहीं है। वहाँ पे जो है वो सर्कुलर वुंड होता है, उसके इन्वर्टेड मार्जिन होते हैं, बिल्कुल बुलेट की तरह के साइज के होते हैं, स्लाइडली वो कंट्यूज होते हैं। अच्छा, इसमें वही बात के पास बात है कि आउटर एब्रेशन हो गया और अंदर की तरफ आपके पास यहाँ पे ग्रीस या डर्ट कलर होगा। अब जो एग्जिट वुंड होता है वहाँ पे आपको बर्निंग और ब्लैकनिंग और टैटविंग मिलेगी नहीं, वहाँ पे तो आपके पास कोई फ्लेम ही नहीं है, कोई वहाँ पे तो कोई ऐसी आपके पास जो गन के अंदर से निकलने वाली, मजल से निकलने वाली कैरेक्टरिस्टिक जो चीज़ें हैं वो आपकी एग्जिट वुंड में नहीं होती ना, तो वहाँ पे आपके पास बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटविंग नहीं होती, ये टिपिकल एक एब्रेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जहाँ से वुंड निकल रहा है, जैसे बुलेट निकल रही है, वो किसी बेल्ट से सपोर्टेड है वो एरिया, या फिर वो किसी वॉल से सपोर्टेड है, तो वहाँ पे जो आपके पास ए टिपिकल सी एब्रेशन हो जाएगी, जो कि आपके पास एब्रेशन कॉलर से भी बड़ी होगी, एब्रेशन कॉलर से भी बड़ी होगी, उसके लॉब सेटेड एजेस होंगे, इरेगुलर सी होगी, उसको यहाँ पे कहते हैं शॉर्ट एग्जिट वुंड, या उसको यहाँ पे कहते हैं सपोर्टेड एग्जिट वुंड, ठीक है, वो मिजाज भी बिगड़ होती है। अच्छा, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आपके पास जो होता है ना कि आपके पास जो भी कोई बुलेट होती है वो किसी अंदर से किसी चीज़ को स्ट्राइक करती है और बोन को स्ट्राइक करने के बाद उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है, वो वहीं पे रह जाती है, उसमें आपको एक्सरे करना बहुत जरूरी होती है। कुछ ऐसी बुलेट होती है जो सुवेनियर बुलेट होती है। सुवेनियर बुलेट होती है फॉर एग्जांपल वर्टिकल कॉलम में जाके स्टक रहेगी, वहीं पे हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि उसको रिमूव करना ज़्यादा खतरनाक था, तो उनको भी यहाँ पे सुवेनियर बुलेट्स कहते हैं, फाइब्रोज हो जाती है वो। अब यहाँ पे बात की कुछ रिलेशन देख लेते हैं। आपके पास एंट्री एग्जिट वुंड में आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली जो एंट्री वुंड होगा वहाँ पे आपको एब्रेशन कॉलर नजर आएगा, एग्जिट वुंड में नहीं नजर आएगा। एंट्री वुंड जो है उसकी मार्जिन इनवर्ट हुए होंगे और बहुत ज़्यादा डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है डिफरेंट ऑफ द कार्बनाइजेशन, स्वेलिंग, होमोजेनाइजेशन ऑफ द डर्मल कोलेजन, प्रेजेंस ऑफ द लेड रिंग और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये सारे एंट्री वुंड में होंगे, एग्जिट वुंड में नहीं होंगे। क्या है? कार्बोनाइजेशन, स्वेलिंग, होमोजेनाइजेशन ऑफ द डर्मल कोलेजन और इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ द लेड रिंग वगैरह। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि डिस्टेंट रेंज शॉट में यहाँ पे मैंने बात की कि आपके पास कौन से केस है जिसमें आपका एंट्री वुंड छोटा होता है, डिस्टेंट रेंज शॉट में छोटा होता है, जिसके अलावा आप बुलेट एग्जिट करती है साइड में सब छोटा होता है, और कौन से ऐसे होने जिसमें एंट्री वुंड बड़ा होगा। एंट्री वुंड बड़ा होगा कॉन्टैक्ट रेंज शॉट में, मैंने बताया था कि आपके पास कॉन्टैक्ट रेंज शॉट में क्यों बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे गैस सर्कुलेट रहती है, इसके अलावा सबके टेनिस के दरमियान वहाँ पे टेयरिंग होती है तो वो बड़ा सा वुंड बन जाता है। उसके बाद जब बुलेट यॉरिंग हो या बुलेट जो है वो आपके पास टेंजेंशियल एंट्री हो उसकी, या फिर वो किसी क्रीज सर्फेस से एंटर करिए, या फिर हमें कहते हैं कि एंटायर बुलेट जो है वो आपके पास एंटर करके आपके पास अंदर डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेकअप कर जाए, ठीक है। मल्टीपल आपके पास एंट्रेंस वुंड जो है तब हो सकते हैं जब आपके पास कोई रिकोशेट वुंड हो। रिकोशेट आपके पास बुलेट होती है जो कि किसी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके अपना पास जो है वो चेंज कर ले, ठीक है। उसमें मल्टीपल एंट्रेंस वुंड हो सकता है। मल्टीपल एग्जिट वुंड कब होता है? अगर फॉर एग्जांपल सॉफ्ट अननोज अनजैकेटेड बुलेट है, वो अगर हमने कहा था कि अंदर आती है वो स्प्लिट कर जाती है, तो उसकी वजह से मल्टीपल एग्जिट वुंड हो सकते हैं। अगर कोई बहुत हाई वेलोसिटी बोन आई है, बुलेट आई है, उसने आके किसी बोन को स्ट्राइक किया, बोन के जैसे सेकेंडरी मिसाइल्स बन गए हैं जो बाहर की तरफ निकले, उसको यहाँ पे जो है ना वो आपके पास मल्टीपल एग्जिट वुंड हो जाती है। उसके इसमें भी उसके यहाँ पे जो टेंडम बुलेट्स होती है, उसमें भी क्या होती है, वो अंदर जाके डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज फॉलो करती है, वो बाहर निकलती है। जो टेंडम कार्ट्रिजेस होता है ना, वो क्या होती है कि वो आपके पास फॉर एग्जांपल एक कार्ट्रिज अगर फायर नहीं की थी तो जब दूसरी फायर करती है तो आपके पास फर्स्ट भी फायर कर जाती है और वो इकट्ठे आपके पास दो जो है वो वुंड बन जाते हैं। मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट वुंड जो है आपके पास वो भी हो सकते हैं। आपने ऑर्डिनरी वन रूल्स में देखना होता है कि आपके पास या तो मल्टीपल एग्जिट वुंड आता है या एंट्री वुंड होता है, इस केस में आपने एक्सरे करने होता है। यहाँ पे हमारे इनके डिफरेंसेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री और एग्जिट वुंड का जो डिफरेंस है यहाँ पर कर सकते हैं बाय दी सफाई BCTL। सफाई क्या होता है? इससे आगे जाएगा साइज। ऑब्वियसली हमने कहा कि इसका साइज छोटा होता है एक्सेप्ट इन कॉन्टैक्ट रेंज शॉट, एक्सेप्ट इन टेंजेंशियल जहाँ पे वुंड होता है, या फिर जहाँ पे आपके पास जो है ना वो यॉर्निंग होती है, या फिर हमने कहा था कि आपका जो है वो आपका ग्रीस या ग्रीस पे है, या फिर आपके सॉरी ग्रीस कह रही हूँ, आपका जो है ना वो क्रीस्ड फोल्डर पे है या फोल्डेड फोल्डर पे है, स्किन पे है, या फिर एंटायर एंटर करके स्प्लिट हो जाती है। एग्जिट वुंड हमने कहा था यहाँ पे मिसाइल टीयर्स आउट द टिश्यू एंड हैज शार्पली आउटवर्ड डिफाइंड स्प्लिट एजेस। उसके बाद यहाँ पे बात की फ्लैट वुंड, तो फ्लैट वुंड में यहाँ पे आपके पास आउटर टेबल की तरफ यहाँ पे हमने कहा था कि जब एग्जिट वुंड होता है, एंट्री वुंड होता है तो आउटर टेबल में, उसके बाद क्लीन वुंड होता है, जबकि इनर टेबल में बेवल एजेस होते हैं। जब आपके पास एग्जिट कर रहा होता है तो इनर टेबल में क्लीन होता है, आउटर में आपके पास बेवल एजेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजेस इन्वर्टेड होते हैं एंट्री वुंड के केस में, और यहाँ पे इस केस में इन्वर्टेड होते हैं। यहाँ पे एब्रेशन कॉलर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एब्रेशन कॉलर प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे ब्लैकनिंग, बर्निंग, सिंजिंग वगैरह होती है, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे क्लोथिंग अंदर की तरफ टर्न नहीं होती है, वुड के अंदर यहाँ पे टर्न नहीं हुई होती। यहाँ पे आपको ट्रैक पिंक नजर आता है, यहाँ पे ट्रैक पिंक नहीं नजर आएगा। यहाँ पे आपको लाइट नजर आएगी रिंग ऑन द रेडियोलॉजिकल माइक्रोकेमिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगी। तो ये आपके पास इनके डिफरेंस आ जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे रिकोशन मैंने बता दी थी कि रिकोशन ब्लेड वो होती है कि जो डिवीट कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है अपने कोर्स से और सेपरेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि उसमें क्या हो जाता है, जो रिकोशन ब्लेड होते हैं वो हो सकता है कि आपके पास अंदर करके कोई एब्रेजन या ब्रूज कॉज कराए, हो सकता है आपके पास सिर्फ स्किन को टच करे वहाँ से वापस नीचे कर जाए, ये भी हो सकता है कि आपके पास अंदर आए, अंदर आके की होल एंट्रेंस वुंड बनाएगी, पर ये भी हो सकता है कि वो अंदर आके फोकल एसेशन कॉज करे और फिर वो समर सॉल्व करके इस तरह से हो जाए कि जो एंट्री वुंड है ना उसकी तरफ उसकी नोज हो, ठीक है। आपके बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि कौन से किस्म की कर सकते हैं आपके पास, जो आपके पास ये जो फायरआर्म इंजरी से सुसाइडल या होमिसाइडल केस है, जो सुसाइडल केस होगा वो मेनली इतनी हिम्मत नहीं होती लड़कियों में, ये एडल्ट मेल्स ही करते हैं, ठीक है। और होमिसाइडल एक्सीडेंटल केस किसमें भी हो सकता है। सिमिलरली जो साइट होती है आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेंपल के साइड पे होता है या फोरहेड के सेंटर पे होता है या रूफ ऑफ द माउथ पे होता है या चिन के नीचे होता है या फिर आपके पास ओकेजनली जेनेटिक साइड पे होता है। लेकिन जो होमिसाइडल एक्सीडेंट लोग कहीं भी हो सकता है। जो डिस्टेंस की हमने बात की थी, डिस्टेंस यहाँ पे बहुत करीब वाला होता है, यहाँ पे डिस्टेंस भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, डायरेक्शन आपको पता है कि इस तरीके की होती है कि आपके पास यहाँ पे अपनी तरफ ही हो। नंबर ऑफ शॉट यूजुअली एक ही होता है, एक दफा मारने के बाद बंदा मर जाता है। कैवेरिक सेंस यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पास बंदा फॉर एग्जाम्पल मर जाता है तो उसके हाथ में जो भी चीज़ पड़ी होती है वो उसी तरीके से रहती है, तो हो सकता है उसके हाथ का इस तरह का इंप्रेशन बना हो कि उसके हाथ में गन थी और सकता है उसके हाथ में गन भी प्रेजेंट हो, आपको फायरआर्म भी वहाँ पे मिले। जबकि होमिसाइडल के केस में, एक्सीडेंट के केस में आपको फायरआर्म नहीं मिलेगी, वो क्राइम सीन भी इस तरह से होगा कि वो फायरआर्म से रिलेट कर रहा होगा। फिर आपके पास ऑटोप्सी में हमने 4 चीज़ें देखनी होती है, क्राइम सीन को देखना है, क्लोथिंग को देखना है, फायरआर्म इंजरीज को देखना है, कॉज ऑफ डेथ को देखनी है, केमिकल एनालिसिस को देखनी है, ठीक है। आपने सारी जो है ना यहाँ पे क्राइम सीन में अपने अच्छे से आपके पास अप्रोप्रिएट फोटोग्राफ लेनी है, स्केचेस बनाने हैं, आपने कार्टेज को ढूंढना है, क्लोथिंग में अपने अच्छे से कोडिंग को चेक करना है, वहाँ पे ब्लड स्टेन, पाउडर मार्क्स वगैरह को, बॉडी डिस्क्रिप्शन उसको चेक करना है, आउटवर्ड इनवर्ड है कि हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीज़ें आपने करेक्ट करके जहाँ पे बुलेट होता है वहाँ पे आपने उसको जो है ना वो मार्क करके उसको यहाँ पे पंजाब फोरेंसिक साइंस में भेजना है। फायरआर्म इंजरीज को भी आपने एविडेंस ऑफ इंजरी से कलेक्ट करनी है, ठीक है, आपको जहाँ से भी मिली है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है उसके बाद जो है उसको भी मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे वो यूजुअली जब आप ब्लड निकाल रहे हो तो वो कहते हैं ब्लड निकालते वक्त आपने या तो बेयर फिंगर्स निकालनी है या फिर रबर टिप्ड फोर्सेप्स निकालनी है, मेटल टिप फोर्सेप्स निकालने का जो कॉज ऑफ डेथ होती है वो हेमरेज हो सकती है या किसी भी इंटरनल ऑर्गन को इंजरी हो सकती है या फिर एब्डोमिनल वुंड्स हो सकते हैं।